नमस्ते दोस्तों, यह कहानी का आगे का भाग है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। वहाँ से तेज धार वाला चाकू ले आया। चाकू से प्रियंका का उसने सिर और धड़ अलग अलग कर दिया। उसकी इस करतूत से फर्श पर खून ही खून फैल गया। फिर उसने बेटी के शरीर से उसके सारे कपड़े उतार दिए और उन्हीं कपड़ों से फर्श पर फैले खून को साफ करने लगा, ताकि पुलिस को उसके खिलाफ कोई सबूत न मिल सके। इसके बाद वह कमरे के अंदर से प्लास्टिक के सफ़ेद 3 बोरे ले आया। उसने एक बोरे में सिर, दूसरे में धड़ और तीसरे में प्रियंका के खून से सने कपड़े रखे। रात 2 बजे के करीब जयप्रकाश ने अपनी मोपेड पर तीनों बोरे लाद दिए और उन्हें ठिकाने लगाने के लिए निकल पड़ा। सिर को उसने उर्वा थाने के अंतर्गत आने वाली एक जगह की झाड़ी में फेंक दिया और फिर धड़ और कपड़े वाले बोरे को लेकर वह वहां से गोला के चेनेवा नाला पहुंचा। नाले में उसने दोनों बोरों को फेंक दिया। इसके बाद वह घर लौट आया और हाथ मुंह धोकर इत्मीनान से सो गया। पते की बात यह रही कि प्रियंका के अक्सर गोरखपुर में रहने की वजह से उसके अचानक गायब होने पर किसी को शक भी नहीं हुआ। अब जयप्रकाश को एक बात की चिंता खाई जा रही थी कि भले ही लोग यह समझते होंगे कि प्रियंका गोरखपुर में नौकरी कर रही है, लेकिन यह बात ज़्यादा दिनों तक राज नहीं रह सकेगी। एक न एक दिन पुलिस इस हत्या से पर्दा उठा ही देगी, तो वह उम्र भर जेल की चक्की पीसेगा। उसने सोचा कि क्यों न ऐसी चाल चली जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। काफ़ी सोच विचार करके उसने अपने दामाद पर ही प्रियंका के अपहरण का आरोप लगाने की योजना बनाई। इससे जयप्रकाश का फायदा ही फायदा था। भविष्य में वह न तो कभी प्रियंका की तलाश कर सकता था और न ही उसकी हत्या का राज खुल सकता था। वक्त जयप्रकाश का बराबर साथ दे रहा था। कुछ दिन बाद जयप्रकाश ने दामाद सुरेश के पिता को फोन कर प्रियंका के गायब होने की सूचना दी। बातचीत में जयप्रकाश ने बेटी के गायब होने के पीछे अपने ही दामाद सुरेश का हाथ होने का आरोप लगाया। सुरेश के पिता समधी का आरोप सुनकर चौंक गए। उन्होंने इस बारे में बेटे सुरेश से बात की तो साली के अपहरण का आरोप खुद पर लगने से सुरेश सन्न रह गया। उसने यह बात पत्नी रीना को बताई तो रीना भी पति की बात सुनकर चौंक गई। रीना ने उसी समय अपने पिता को फोन किया तो जयप्रकाश ने सुरेश पर बेटी के अपहरण का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराने की धमकी देनी शुरू कर दी। पिता की बात सुनकर रीना और सुरेश एकदम हैरान और परेशान हो गए, जबकि वे खुद भी कई दिनों से प्रियंका के मोबाइल पर संपर्क कर रहे थे, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर कुछ दिन बाद जयप्रकाश ने पुलिस के डर के कारण खुद ही बेटी रीना को फोन करके प्रियंका की हत्या करने की जानकारी दे दी। जयप्रकाश अपना सच छुपाने के लिए दामाद को ही फंसा रहा था। बहरहाल घटना की जानकारी होने पर रीना पति सुरेश के साथ वह अगले दिन ही अपने गांव पहुंच गई। पुलिस ने रीना और सुरेश से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि पहले प्रियंका उनसे फ़ोन पर बातें करती रहती थी, लेकिन बाद में पिता के दबाव में उसने उनसे बातें करनी बंद कर दी थी। जयप्रकाश प्रियंका को किसी से बात नहीं करने देता था, कभी वह उसका भांडा न फोड़ दे। बीते कुछ दिनों पहले एक रिश्तेदार के यहाँ शादी समारोह में रीना और सुरेश भी गए थे। उस समारोह में प्रियंका भी आई हुई थी। रीना ने वहीं पर प्रियंका से मुलाकात के दौरान उससे पूछा कि वह उसे अब फ़ोन क्यों नहीं करती है। पहले तो प्रियंका कुछ नहीं बोली, वह बहुत घबराई हुई सी लग रही थी। फिर रीना के ज़्यादा पूछने पर प्रियंका ने पिता जयप्रकाश के दबाव की वजह से फ़ोन न करने की बात कही थी। जब उसने बात न करने की वजह पूछी तो उसने कुछ नहीं बताया। इसके बाद से वह कभी कभार बहन और जीजा को फ़ोन कर लेती थी, लेकिन पिता की हरकत के बारे में उसने उनसे कभी कोई चर्चा नहीं की थी। अगर प्रियंका ने थोड़ी हिम्मत दिखाई होती तो उसे असमय मौत के आगोश में यूं ही समाना न पड़ता, वह भी जिंदा होती आज और खुशहाल जीवन जीती। यही नहीं, मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ चुके कलयुगी बाप को भी
सलाखों के पीछे पहुंचवा सकती थी, लेकिन सामाजिक लोक लाज और डर के चलते उसने ऐसा नहीं किया, जिसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। पुलिस ने जयप्रकाश शर्मा से पूछताछ के बाद उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया और बेटी के साथ ऐसे जघन्य और घिनौने अपराध के लिए उसे फांसी की सजा सुनाई गई। तो दोस्तों, क्या ऐसे इंसान को इस संसार में जीने का कोई हक है? प्लीज़ कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। और कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।